मनमोहन सिंह की रहनुमाई में, भूपिंदर सिंह हुड्डा की अगुवाई में कर रहा तरक्की हरियाणा, छू रहा बुलंदी हरियाणा। हरियाणा मेरी शान, हरियाणा मेरी आन, हरियाणा मेरा मान। बढ़ रहे हैं ये कदम, हरियाणा है नंबर 1। बढ़ रहे हैं ये कदम, हरियाणा है नंबर 1। नए लक्ष्य, नए कीर्तिमान, हो रहा है आधुनिक हरियाणा का निर्माण। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? हाँ, अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। नमस्कार, मैं हूं नेहा माहेश्वरी और आप देख रहे हैं सियासत। देश की सबसे सुरक्षित जेल में कड़ा पहरा, पहरे के पीछे रहते हैं कैदी, कैदियों पर रहती है हर वक्त निगरानी। इन सब के बाद ही कोई कैदी अपने आप को फांसी लगा लेता है। सवाल तो उठेंगे, जी हां, जरूर उठेंगे। हम बात कर रहे हैं हाई प्रोफाइल दिल्ली गैंगरेप के मुख्य आरोपी की बात की, जी हां, जिस पर जेल प्रशासन तो सवालों के घेरे में है ही, साथ ही सरकार पर भी उंगलियां उठनी शुरू हो गई हैं। आज हम चर्चा करेंगे अधूरे न्याय पर सबसे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली गैंगरेप के मुख्य आरोपी राम सिंह ने तिहाड़ जेल में की खुदकुशी। आज कोर्ट में होनी थी पेशी। वकील का आरोप आत्महत्या नहीं, हत्या का मामला। दिल्ली फिर हुई शर्मसार। मंडावली में सरेराह महिला का अपहरण कर गैंगरेप, तो मुस्तफाबाद में नाबालिग ने किया नाबालिग से बलात्कार। यमुना की शुद्धिकरण के लिए मथुरा से शुरू हुई पदयात्रा पहुंची दिल्ली। संसद में भी गूंजा मुद्दा। दिल्ली पहुंचा यमुना बचाओ आंदोलन। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को चुनावी घोषणा किया याद। लखनऊ में 10,000 छात्र छात्राओं को बांटे लैपटॉप। और ड्रग्स रैकेट मामले में बॉक्सर विजेंदर सिंह को नहीं मिली पुलिस की क्लीन चिट। विजेंदर से पुलिस आज फिर करेगी पूछताछ। तो 16 दिसंबर को हुई दिल्ली गैंगरेप की घटना के मुख्य आरोपी राम सिंह ने तिहाड़ जेल के बैरक नंबर 3 में खुद को फांसी लगा ली, जिसके बाद से जेल प्रशासन और सरकार पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। पर क्या राम सिंह ने सच में खुदकुशी की है या फिर किसी साजिश के तहत उसकी हत्या की गई है? यह महज एक सवाल बनकर रह गया है। देश की सबसे सुरक्षित कही जाने वाली जेल तिहाड़ जेल, अब तिहाड़ जेल में ही खुदकुशी हो, और वो भी ऐसे हाई प्रोफाइल केस के मुख्य आरोपी की जिसे लेकर पूरे देश में तहलका मचा हुआ था। सवाल तो जरूर उठते हैं। 16 दिसंबर के दिल्ली गैंगरेप मामले में मुख्य आरोपी की आत्महत्या के बाद से प्रशासन और सरकार पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। प्रशासन सांप मरने के बाद लकीर पीटने की कवायद में जुटा के राम सिंह तिहाड़ जेल के बैरक नंबर 3 में कैद था। राम सिंह ने अपनी ही दरी काटकर फंदा और थाली को हथियार बनाकर खुदकुशी की। राम सिंह के वकील का साफ कहना है कि उनका मुवक्किल खुदकुशी नहीं कर सकता, बल्कि उसकी मौत के पीछे गहरी साजिश है।
ऐसे कोई सर्कमस्टांसेस नहीं थे जिसके मुताबिक वो सुसाइड कर ले, क्योंकि वो बहुत अच्छा, क्योंकि ट्रायल बहुत अच्छा चला रहा था। वो अपने फैमिली मेंबर से कोर्ट के अंदर ही, कोर्ट ने स्पेशल परमिशन दे रखी हुई थी, कोर्ट के अंदर उसके फैमिली मेंबर मिला करते थे। थ्रू आउट द ट्रायल वो बहुत खुश थे और मुझे लगता है कोई ना कोई ऐसा फाउल प्ले किया गया है जिसकी वजह से ऐसा हुआ है कि मुझे नहीं लगता किसी प्रकार का और मेंटल स्ट्रेस उसके ऊपर था या किसी उसके ऊपर दबाव था। राम सिंह की मौत ने जेल प्रशासन को तो कटघरे में खड़ा कर ही दिया है, साथ ही देश की सियासत में भी गर्मागर्मी शुरू हो गई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने राम सिंह की मौत को लेकर गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे से मुलाकात की और इस मुलाकात का नतीजा न्यायिक जांच के रूप में सामने आया। देखिए, राम सिंह वाले मुद्दे पर कुछ बात नहीं हुई, सिवाय उनको ये बताया गया कि उनका शायद पोस्टमार्टम खत्म हो गया होगा और उसके बाद मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी, जो कायदा है और जो कानून कहता है वो मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी सेट अप। तो कुछ नहीं मालूम है और जब तक मैजिस्ट्रेट की वो इंक्वायरी की रिपोर्ट नहीं आता उससे कुछ भी कहना या टिप्पणी करना बिल्कुल सही नहीं होगा। राम सिंह तो इस दुनिया से चला गया पर अपने पीछे कई सवाल छोड़ गया है। सवाल ये है कि क्या सुरक्षाकर्मी नींद में मदहोश थे? राम सिंह की सुरक्षा पर खास निगाह क्यों नहीं रखी गई? कैदियों से अनबन के बाद भी उसकी सुरक्षा में कमी क्यों? कोई कैदी जेल वार्ड में फांसी कैसे लगा सकता थे? 24 घंटे कड़ी सुरक्षा का दावा ठोकने वाला तिहाड़ जेल प्रशासन और सरकार, दोनों के लिए ही इन सवालों ने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। इस पे क्या असर पड़ेगा और ये गैर जिम्मेदारी जो दिखाई है वहाँ की जेल अथॉरिटीज ने और सिक्योरिटी वालों ने, इसके ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए और जवाबदेह होना चाहिए कि ये किस तरह से हुआ है। और जो केस चल रहा है फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर, इस पे क्या उसका, क्योंकि वो तो मेन अक्यूज था और वहाँ पर कोई विजिलेंस होना चाहिए, कुछ कैमरा इलेक्ट्रॉनिक विजिलेंस होना चाहिए। ये जेल है या क्या है? और कैसे फांसी लगाई, कहाँ लगाई? कहते हैं बाथरूम गया था इजाजतमान, तो बाथरूम में कोई पंखा वंखा था क्या जिससे लटक के मर गया? ऐसे में अब इस मामले की हर घटना की तरह जांच हो या गहरी पड़ताल, पर दिल्ली गैंगरेप में आरोपियों को सजा दिलाने के लिए जो पूरे देश में आक्रोश हुआ था, उसका क्या फायदा मिला जब राम सिंह को न्यायिक प्रक्रिया के तहत सजा नहीं हुई? ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। तो बिल्कुल राम सिंह के फांसी लगाने के बाद और तिहाड़ में हुई इस घटना के बाद कई तरह के सवाल उठ खड़े हुए हैं और ये सवाल चैनल 1 न्यूज पूछ रहा है। फिलहाल इसी मुद्दे पर पूरी जानकारी के साथ सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं चैनल 1 न्यूज से आर.के. रावत, उनसे भी करेंगे चर्चा और फिलहाल हमारे साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगी चैनल 1 न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अग्निमा दुबे जी। अग्निमा जी, आपसे भी करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं आर.के. रावत से कि क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिसका सभी को इंतजार था, क्या वो रिपोर्ट आ गई है कि नहीं आ गई है? रावत, क्या जानकारी आपको मिल पाई है? देखिए, अभी राम सिंह की जो बॉडी को जो है डीडीयू ले जाया गया था, तो वहां से सरकार ने जो है फैसला लिया है कि अब इसका जो पोस्टमार्टम है वो एम्स में कराया जाएगा और एम्स में करवाने के बाद जो है वो एक डॉक्टरों का एक पैनल गठित किया गया है, वही इसके पोस्टमार्टम के करेगा, उन्हीं की निगरानी में ये पोस्टमार्टम किया जाएगा। तो अब ये अगला जो मामला नया सामने आया है कि अब जो है ये पोस्टमार्टम डॉक्टरों का एक पैनल करेगा जो जिसमें एम्स के डॉक्टर हैं, चार डॉक्टर जो है डीडीयू के हैं, तो वही एक पैनल करेगा। उसके बाद इसमें पता पड़ पाएगा कि आखिर इसकी कॉज ऑफ डेथ क्या है, कि इसकी सांस घुटने से मौत हुई है या एंटीमोर्टम कुछ इंजरी थी या नहीं थी, या इसके जो मौत के कारण का खुलासा जो है वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही हो पाएगा। बिल्कुल, लेकिन रावत, बड़ा सवाल, सुबह 5 बजे यहाँ पर राम सिंह की मौत होती है, उसके बाद दीनदयाल उपाध्याय जो अस्पताल है वहां इसकी शव को भेजा जाता है पोस्टमार्टम के लिए। सभी को इंतजार होता है कि कब तक आएगी रिपोर्ट और अब ये नई जानकारी मिल रही है कि एक पैनल गठित किया गया, एम्स में होगा। इतना वक्त सरकार को क्यों लगा तय करने के लिए कि पोस्टमार्टम कहां करवाया जाए और ये क्यों अब फैसला बदला गया है कि दीनदयाल नहीं बल्कि एम्स में कराया जाएगा? देखिए, ये इतना हाई प्रोफाइल मामला है कि इसको जरा सी लापरवाही जो है इसमें सरकार के लिए गले की हड्डी बन सकती है। इसमें पहली चीज ये थी कि जिस समय इसको 5:45 पे जेल प्रशासन ने इसको देखा कि इसने हैंग किया हुआ है अपने ही बैरक के जो है ग्रिल के अंदर, तो उस बैरक में जो है
इसकी बॉडी को ले जाया गया। पहले हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने इसको चेक किया, उसके बाद डीडीयू में चेक किया गया कि इसकी डेथ हुई है नहीं। जब डीडीयू डॉक्टरों ने कह दिया कि इसकी डेथ हो गई है, तो जब फॉरेंसिक टीम आई है यहाँ, फॉरेंसिक टीम जो है बॉडी की जांच करने के लिए फिर इसको बॉडी को फिर दोबारा इसमें जेल के अंदर लाया गया। उन्होंने बॉडी की जांच की है, उसके बाद जो है फिर इसको दोपहर में फिर डीडीयू हॉस्पिटल ले जाया गया। उस समय जिस समय शीला दीक्षित जो है गृह मंत्री से मिल रही थी, उस समय जो ये पूरा प्रोसेस चल रहा था, वहाँ तय किया गया कि इसके पीछे एक पूरा पैनल, कोई एक डॉक्टर जो है वो उसका पोस्टमार्टम नहीं करेगा, पूरा पैनल जो है बनाया जाएगा, वो डॉक्टरों का पैनल ही इसका पोस्टमार्टम करेगा। और डीडीयू हॉस्पिटल में जो है जो पैनल पोस्टमार्टम करेगा, उस पर जब जेल के जो डीजी हैं और उसके अलावा जो है सरकार है, दिल्ली सरकार है, जेल मंत्री जो है शीला दीक्षित है, उन्होंने इस पर फैसला लिया कि इसका जो पोस्टमार्टम होगा एम्स में होगा और इसका पूरा जो पैनल होगा, चाहे वो डीडीयू के डॉक्टर हो चाहे एम्स के डॉक्टर हो, वहीं उनकी निगरानी में ये पूरा जो है बिल्कुल। रावत, ये इतनी कवायद रावत, पोस्टमार्टम कहाँ कराया जाए इसे लेकर आधा दिन तो सरकार ने बिता दिया, लेकिन अब कब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी, इसे लेकर क्या कुछ कहना है, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? क्या आज रिपोर्ट आएगी या कल तक रिपोर्ट मिलेगी? देखिए, जिस समय पोस्टमार्टम होगा उसके लगभग 5 से 6 घंटे के बाद जो है रिपोर्ट तैयार होगी और जितने भी डॉक्टर हैं उनसे जब एक पैनल है तो पैनल अपनी अपनी तरीके से पूरी गहराई से जांच करेगा और जांच करने के बाद ही इसमें वो अपनी रिपोर्ट देगा। तो कम से कम नहीं तो इसको कल सुबह तक जो है रिपोर्ट जो है सबको सौंप दी जाएगी, जिसमें और मीडिया के पास भी जो है कल सुबह तक ही कुछ जो जानकारी छन के आ पाएगी कि आखिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आखिर ऐसा क्या था, उसकी जो कॉज ऑफ डेथ क्या थी और उसका जो डिस्टेंस जो था जहां से उसके जो पैर लटके हुए थे, क्या वो जमीन पे लटके हुए थे लगे हुए थे नहीं लगे हुए थे, और जिस जगह उसने फांसी का फंदा बनाया था तो वहां की हाइट क्या थी, ये पूरी डिटेल जो है, ये पूरा जानकारी जो है ये पोस्टमार्टम के बाद ही सामने आ पाएगी। लेकिन अभी तक तो यह है कि प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में यही सामने आ पाया है कि जो पूरी कंस्पिरेसी थी ये सुसाइड की वो राम सिंह ने खुद ही रची थी, क्योंकि इसने जो दरी काट के जो इसने अपने नाड़े से इसका जो रस्सी का उसका जो फांसी का फंदा बनाया, उसके बाद अपने पैजामे को जो है उसने ग्रिल में फंसाया, उसके बाद उसने उस फंदे में जो है वो उसको बांधा है, उसके बाद हैंग किया है। जो 10 फीट की जो उसकी जो ग्रिल थी उस 10 फीट तक कैसे पहुंचा, ये भी एक सवाल बन गया है, क्योंकि बता रहे हैं कि वहाँ एक बाल्टी के ऊपर चढ़ के गया। और अब सवाल ये उठता है कि आखिर बाल्टी उसकी बैरक में कैसे पहुंची, जबकि एक मटका रखा जाता है, एक प्लास्टिक का गिलास रखा जाता है सिर्फ पीने के लिए, और नीचे एक दरी बिछाई जाती है, एक चादर होती है, इसके अलावा बैरक में कुछ नहीं होता। तो बिल्कुल रावत, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि कई तरह के सवाल यहाँ अभी बने हुए हैं, पूरा मामला उलझा हुआ नजर आ रहा है। अगर प्रथम दृष्टया इस पूरे मामले को देखा जाए तो लग रहा है कि खुदकुशी की है, लेकिन खुदकुशी कैसे की, कैसे संभव हो पाई, कहां से उसे सारा सामान मिला, कैसे उसने अपने आप को फांसी के फंदे तक पहुंचाया, कुल मिलाकर कह सकते हैं कि कई तरह के सवाल बने हुए हैं और सिर्फ अभी सिर्फ अंधेरे में तीर चलाए जा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, लेकिन हकीकत क्या है वो ये जानकारी किसी के पास नहीं है। रावत, आप बने रहिए, अग्निमा जी हमारे साथ हैं। अग्निमा जी, जिस तरीके से सबसे पहले इसी सवाल का जवाब जानना चाहेंगे, ये जो फैसला बदला गया है कि दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में नहीं बल्कि अब एम्स में पोस्टमार्टम किया जाएगा, वो भी एक डॉक्टरों की पैनल होगा, इसके पीछे सरकार के पीछे मंशा क्या हो सकती है? क्योंकि अगर ये फैसला लेना था तो शुरुआत में क्यों लिया, इतना वक्त क्यों यहां पर वेस्ट किया? अब जाकर सरकार ये तय कर पाई है कि भैया हम एम्स में कराएंगे, डॉक्टरों का एक अलग पैनल होगा। जैसे रावत ने बताया कि पूरा मामला इस तरह का कोई उसको लेके कोई ज्यादा विवाद ना हो, इसी को देखते हुए एम्स में इन्होंने कराया। उसमें दीनदयाल उनके डॉक्टरों की टीम भी रहेगी, जेल प्रशासन के भी कुछ लोग रहेंगे और बाकी इस एम्स के लोग रहेंगे। तो कोई विवाद शायद सरकार, क्योंकि बहुत ये मसला कोई दिल्ली का नहीं है, पूरे भारत से और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोगों की इस पर रहेगी नजर, जिस तरह का ये मामला हुआ था। तो ऐसे में ये सरकार ने शायद किसी भी विवाद से बचने के लिए किया है। लेकिन यहाँ ये जिस तरीके से बात आ रही है कि सुसाइड किया है या जैसे कि आरोप लगा रहे हैं उनके वकील और पिताजी की ये मर्डर है, ऐसा नहीं है कि पहली बार इस तरह का कोई केस हो रहा है सुसाइड का। तिहाड़ जेल में ही अगर हम आंकड़ों को देखें नेशनल क्राइम रिकॉर्ड के, तो 2001 से 2012 में 20 केसेस हुए हैं तिहाड़ में, और पूरे देश में जो आंकड़े कहते हैं वो 40 का एवरेज आता है सुसाइड करते हैं अलग अलग जेलों से। और 2011 में ही 68 सुसाइड करे थे आरोपी जो जेल में बंद थे, और ज्यादातर आरोपी वो हैं जिन पे केस चल रहे हैं और जिन पे सजा नहीं आई है। तो और वो उनमें से भी जो है वो ज्यादा युवा 25 से 35 उम्र के होते हैं। उनमें से केसेस का ये बताया जाता है साइकोलॉजिकली या उनका कि ये उनको इतने ज्यादा हैरास
अपने मतलब उनको लगता है कि जिंदगी में अब आगे, क्योंकि फांसी जिस तरह का केस था उसमें कहीं गुंजाइश नहीं लग रही थी कि बचा जाएगा, तो ऐसे में एक बहुत ज्यादा उनके ऊपर मानसिक उससे गुजरते हैं वो लोग। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने अग्निमा जी, ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी ना सिर्फ तिहाड़ जेल बल्कि जो तमाम जेलें हैं पूरे देश में, वहां पर भी इस तरह के मामले सामने आए हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है, ये सवाल तो बना हुआ है कि आत्महत्या है या हत्या, ये तो फिलहाल जांच के बाद ही, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जेल प्रशासन की क्या जिम्मेदारियां होती हैं। अगर यह हाई प्रोफाइल मामला था, अगर यह हाई प्रोफाइल आरोपी था जो सबकी नजरों में था, जिसे लेकर कहीं ना कहीं लोगों में गुस्सा भी देखा गया, जो वहां पे कैदी थे उनमें भी गुस्सा था, इन तमाम चीजों से वाकिफ था जेल प्रशासन, बावजूद इसके सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए थे? क्यों वहां पर कोई सीसीटीवी कैमरा मौजूद नहीं था? अगर जिस तरीके से जानकारी को देखें तो रात के वक्त डिप्टी सुपरिटेंडेंट सब वहां गश्त लगाते हैं। इतना सब कुछ हुआ, क्यों किसी की नजर नहीं गई? इन सवालों का जवाब कौन देगा? यहां पर तो जिम्मेदारी जेल प्रशासन की बनती है। अब बिल्कुल नया इसीलिए सवाल खड़ा हो रहा है कि जब इन पे हमले हुए थे, हमला हुआ था जेल में, तो वो उनको सुसाइड वॉच कहलाता है। जिस भी कैदी का लगता है कि सुसाइड कर सकते हैं या इस तरह का प्रयास कर सकते हैं, तो उनके ऊपर सुसाइड वॉच स्पेशल निगरानी रखी जाती है। हालांकि विदेशों में तो हर उसमें एक कैमरा लगा रहता है, लेकिन हमारे देश में कहें कि हालात ऐसे हैं जेलों के कि हर सेल के आगे कोई इस तरह का या हर सेल में एक कैमरा नहीं लगाया हुआ है। तो उसमें ये सरकार, जो हमारा जिला मतलब कहना चाहिए जेल का प्रशासन की कोशिश ये होती है कि 24 घंटे उस पर निगरानी रखी जाए। साथ ही कुछ ऐसे कैदी उसमें रहते हैं जो कि अगर ऐसी कोई घटना होती है तो रोकने का प्रयास करें या कुछ जानकारी दें कि उस तरह का व्यवहार है। तो इसी में लगता है कि कहीं जैसे ढर्रे पे चलती हैं चीजें, शायद इस मामले को भी उसी तरीके से। चलिए अग्निमा जी, मान लेते हैं कि सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा था, लेकिन जिस सेल में से रखा गया था उसे हाई सिक्योरिटी सेल, यानी कि वहां पर कोई आसानी से आ नहीं सकता, वहां से कोई आसानी से निकल नहीं सकता। फिर इस शब्द का क्यों इस्तेमाल किया गया? क्यों इस सेल को खासतौर पर हाई सिक्योरिटी सेल कहा जाता है, जब वहां गश्त लगाने वाला कोई नहीं है, देखने वाला कोई नहीं है, ना ही कैमरे की नजर है? तो फिर किस वजह से कहा जा रहा है? इस पर आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सदा सच का साथ निभाया है, झूठे वादे नहीं किए, नहीं जनता को बहकाया है, बिन वादा किए बिजली बिलों को करके माफ दिखाया, जनता की भलाई में मजबूत कदम उठाया है, जनता की भलाई में मजबूत कदम उठाया है। किसानों की पीड़ा को समझते हुए मुख्यमंत्री ने दूसरे नेताओं की तरह कोरे आश्वासन नहीं दिए, बल्कि किसानों की टीस का एहसास करते हुए प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के 1600 करोड़ रुपए के बकाया बिजली के बिलों की माफी करके एक मजबूत कदम उठाया है। और देश में ये अपने किस्म की पहली मिसाल है। क्या आप कुछ छुपा तो नहीं रहे? प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन, कैश डिपॉजिट, बिग परचेजेस, परचेज ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। कुछ छुपाइए नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं। आयकर विभाग के नोटिस का इंतजार मत करिए, भरिए अपना एडवांस टैक्स ईमानदारी से इस महीने की 15 तारीख तक और बनिए भागीदार देश की प्रगति में। 3 लाख तक अधिग्रहण की 1 एकड़ की राशि थी, किसानों के लिए धरती की ये कीमत जरा सी थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसे 72 लाख तक बढ़ा दिया, 33 साल तक दे रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। 33 साल तक देकर रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। वर्तमान हरियाणा सरकार के आने से पहले किसान भाइयों की जमीन का अधिग्रहण कौड़ियों के भाव लगभग 2 से 3 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किया जाता था। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरे प्रदेश में जमीनों के न्यूनतम फ्लोर रेट निर्धारित किए और प्रदेश में कुल 6 जोन बनाए गए।
जिसके अनुसार प्रदेश के किसानों को भूमि अधिग्रहण के बदले 21,60,000 से लेकर 72 लाख रुपए तक प्रति एकड़ मुआवजे के रूप में मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, किसानों को मुआवजे के साथ साथ 21,000 रुपए प्रति एकड़ हर साल 33 सालों तक रॉयल्टी भी मिलेगी, जिसमें 750 रुपए प्रति वर्ष की बढ़ोतरी भी होगी। और यदि किसान की भूमि का SK, Z और टेक्नोलॉजी पार्क के लिए अधिग्रहण किया जाएगा तो रॉयल्टी की राशि 42,000 रुपए प्रति एकड़ 33 सालों तक मिलेगी, जिसमें 1,500 रुपए की प्रति वर्ष बढ़ोतरी होगी। विकास की प्रक्रिया में किसानों को भागीदार बनाने के लिए अब हमने लैंड पूलिंग जैसी अनूठी स्कीम बनाई है। इस स्कीम में यह इंतजाम किया गया है कि जिस किसान की भूमि का अधिग्रहण होता है वह या तो मुआवजा ले सकता है या मुआवजे की एवज में विकसित भूमि ले सकता है। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं दिल्ली में हुए गैंग रेप मामले के मुख्य आरोपी राम सिंह की, जिसने तिहाड़ जेल में आज सुबह 5 बजे खुदकुशी कर ली। ये खुदकुशी है या फिर हत्या, ये तो फिलहाल जांच के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी, लेकिन कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इस घटना ने सभी को हिलाकर रख दिया है। जेल प्रशासन पर भी कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। फिलहाल इस पूरी घटना पर क्या कुछ कहना है विभिन्न क्षेत्रों की महिलाओं का, आइए आपको वो सुनाते हैं। ठान लिया और वो अपने काबू से बाहर हो गया, वो ऐसी हरकत कर सकता है, उसने ऐसी हरकत की है। लेकिन तिहाड़ के अंदर आप कहो कि सुधारों की कमी है या तिहाड़ के अंदर कोई ऐसी कमी ऐसी नहीं है। उसमें तिहाड़ ऐसे ही एक जगह है जहां बहुत जबरदस्त मानव ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन भी है। लेकिन गलती या कमियां कहां कहां हुई ये मैं समझती हूँ, ये और फायदा एक इंक्वायरी बताएगी कि तिहाड़ में और भी कौन से सुधार हो सके। ये घटना हुई है, इससे आम आदमी में जो आप महिलाएं हैं वो तो कहती अच्छा हुआ, लेकिन मैं समझती हूँ उसने एक अपराध और किया है। सजा उसे मिलनी चाहिए थी, जो हमारा लॉ सजा देता है, जो हमारा जस्टिस जो होता उसमें उसे सजा मिलनी चाहिए। होम मिनिस्ट्री या वो जो भी उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, इंक्वायरी कराएंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं कि अगर इस तरह की चीज जब जेल में बंदी है और उसे सजा मिलनी है, और वो भी लोगों का तो डिमांड थी सजाए मौत होनी चाहिए, लेकिन आजीवन कारावास उसको होना था। शायद उस फ्रस्ट्रेशन से उसने कुछ किया हो, इसकी इंक्वायरी होने के बाद ही पता चला। एक सवालिया निशान लगता है जेल एडमिनिस्ट्रेशन पे कि इतने प्रोटेक्शन के बाद, इतने प्रिकॉशन के बाद, इतनी सिक्योरिटी के बाद उसने कैसे सुसाइड कमिट किया। इसका ये मतलब था कि इतना घोर अपराधी होने के बाद भी जेल एडमिनिस्ट्रेशन की उसके ऊपर निगाह नहीं थी, इसलिए उसने ऐसा किया है। दूसरी बात मैं ये कहती हूँ हमेशा कि जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बने इनको टाइम बाउंड कर देना चाहिए कि इतने टाइम में फैसला आना बहुत ज्यादा जरूरी है। कैमरा हियरिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कैमरा हियरिंग के बाद ये होता है कि एविडेंस चेंज नहीं हो पाती। तो कुछ ऐसे कड़े कदम लेने पड़ेंगे सरकार को जिससे इन ऐसे केसेस की पुनरावृत्ति ना हो और इस तरह के अक्यूज्ड जेल में रह के सुसाइड कमिट ना करें। इस पे क्या असर पड़ेगा, और ये गैर जिम्मेदारी जो दिखाई है वहाँ की जेल अथॉरिटीज ने और सिक्योरिटी वालों ने, इसके ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए और जवाबदेह होना चाहिए कि ये किस तरह से हुआ है। और जो केस चल रहा है फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर, इस पे क्या उसका, क्योंकि वो तो मेन अक्यूज था और वहां पर कोई विजिलेंस होना चाहिए, कुछ कैमरा इलेक्ट्रॉनिक विजिलेंस होना चाहिए। ये जेल है या क्या है, और कैसे फांसी लगाई, कहाँ लगाई? कहते हैं बाथरूम गया था इजाजत मांग, तो बाथरूम में कोई पंखा वंखा था क्या जिससे लटक के मर गया? तो बिल्कुल तमाम जो अलग अलग क्षेत्रों की महिलाएं हैं उन्होंने अपनी राय दी है। और जिस तरीके से किरण बेदी की बात की, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सुरक्षा के काफी इंतजाम है, लेकिन चूक कहां हुई इसे समझने की जरूरत है। सीधे रुख करते हैं रावत का। रावत, सुरक्षा की बात कर रहे हैं हम जेल प्रशासन की बात कर रहे हैं। जाहिर सी बात है जिस सेल में से रखा गया था हाई सिक्योरिटी सेल कहा गया है, लेकिन वहां पर बड़ी अचरज की बात है कि वहां पर कैमरा तक नहीं था, सीसीटीवी कैमरा तक नहीं लगाया गया था। कुल मिलाकर ये अब सवाल उठने लगा है कि हाई सिक्योरिटी सेल का हाल है तिहाड़ जेल के अंदर, तो जो दूसरे सेल होंगे, जो नॉर्मल सेल होंगे, वहां पर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था होगी? देखिए, जो नॉर्मल सेल्स हैं उसमें जो सीसीटीवी जो है सेल के बाहर की तरफ लगाया जाता है, जहां से कि एक मेन एंट्री होती है। जो हाई सिक्योरिटी जो सेल होते हैं वहां पे भी दो कैमरे लगाए जाते हैं, एक निकलने, एक एंट्री के लिए, एक एग्जिट पे कैमरे होते हैं।
बैरक के अंदर कोई कैमरा नहीं होता है। इसके अलावा जो हाई सिक्योरिटी जो सेल होता है उसमें सिर्फ एक बैरक में एक ही कैदी को रखा जाता है, जबकि दूसरी जो जनरल बैरक्स हैं उसमें एक बैरक में लगभग 14 से 20 कैदी रखे जाते हैं। तो इनमें उन्हीं कैदियों को रखा जाता है जो बहुत खूंखार कैदी होते हैं या जिनकी जान को खतरा होता है या जो सुसाइड कर सकते हैं। तो इसमें यही स्थिति है कि वहाँ जो है कि जो उसके सामने वाली सेल में उसके पड़ोस वाले बैरक में वहाँ जो है वो वाच रखने के लिए कैदियों को रखा जाता है जो सुसाइडल वाच रखते हैं, और लगातार एक अर्दली जो है उस बैरक के बाहर खड़ा रहता है। इसके अलावा जो है एक जो है अर्दली जो है वो जो है लगातार जिस तरीके से रावत हमें जानकारी दे थे। अग्निहोत्री जी, वक्त की कमी, एक छोटा सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि इस पूरी घटना के बाद यानी कि राम सिंह की मौत के बाद अब कितना असर पड़ेगा इस पूरे मामले की कार्रवाई पर, क्योंकि अभी भी ट्रायल चल रहा है, अभी भी केस चल रहा है, आने वाले वक्त में क्या कुछ हो सकता है? देखिए नेहा, केस चलता रहेगा, केस पे बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जहां तक राम सिंह जो मेन एक्यूज था अब वो मर चुका है, तो उसके बाद उस पे केस अब आगे किस तरीके से बढ़ेगा, या तो क्लोज हो जाता है, जिसकी मृत्यु हो जाती है किसी आरोपी की तो उस तरफ उधर केस क्लोज कर देते हैं उसका। तो ऐसे में ये देखना होगा कि आगे आज भी मंडे को कोर्ट में जानकारी दी गई है राम सिंह की मृत्यु की। इसमें एक नेहा मैं बताना चाहूंगी कि काफी राम सिंह के जो वकील थे उन्होंने एक सीडी जो विक्टिम निर्भया थी उसकी जो दोस्त था उसने जो टीवी पे इंटरव्यू दिया था, उस सीडी को वो कह रहे थे कि जो वकील था राम सिंह का कि उसको भी सबूत माना जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि पुलिस अपनी तरफ से जांच करती है, सबूत इकट्ठे करती है, तथ्य इकट्ठे करती है, लेकिन वो सीडी में शायद वो कॉन्ट्राडिक्टरी जा रहे थे, ऐसा लग रहा था। इसी कारण वकील ने मांग की है, तो दिल्ली हाई कोर्ट गए थे ये वकील राम सिंह के, और अभी उसका डिसीजन भी आना बाकी था। तो ये भी हो सकता है कि अगर केस डाइल्यूट ना हो राम सिंह का, इसी कारण से वकील और इनके जो पिता हैं बिल्कुल वो सवाल उठा रहे हैं। यानी कि काफी प्रेशर था राम सिंह के ऊपर, हो सकता है किसी प्रेशर की वजह से उसने ये कदम उठाया, या हो सकता है कि इस घटना को अंजाम देने की वजह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो राम सिंह या जो तमाम आरोपी हैं उनसे चिड़े हुए थे, गुस्से में थे, और हो सकता है कि एक साजिश के तहत इस पूरी घटना को, इस हत्या को अंजाम दिया गया हो। आखिर क्या है सच्चाई, वो फिलहाल जांच के बाद आ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अग्निमा जी तमाम जानकारी के लिए, और रावत आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल इसी के साथ सियासत में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। हमने केबल टीवी का सेट टॉप बॉक्स लगवाया और दिल डिजिटल हो गया। फैंटास्टिक पिक्चर क्वालिटी, सैकड़ों चैनलों में से अपनी पसंद के चैनल चुने, रेट कार्ड के हिसाब से पेमेंट करें। सोचोगे तो सोचते ही रह जाओगे। 31 मार्च के बाद 15 राज्यों के 38 शहरों में बिना सेटअप बॉक्स के कोई भी केबल टीवी नहीं देख पाएगा। लाखों परिवारों ने